सरफराज आई थिंक देखें एक ट्रांजिशन रोल में उनको लेके आ रहे हैं हम। इंशाल्लाह आप देखिएगा उनको एक नए रोल में। उनसे बात हुई, उसने कहा भी कि मुझे आप कोयटा के साथ रहेंगे, तो बस उम्मीद ये है कि अब मोइन भाई और हम लोग थोड़ा सा बैक सीट पे रहेंगे और इसको आगे लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि मोइन भाई भी टीम को 10 साल से चला रहे हैं, तो आई थिंक आप सरफराज को भी एक नए रोल में देखेंगे जो ज़्यादातर कोचिंग का होगा। तो इसलिए सरफराज आई थिंक विल बी विद अस। वो हमारे दिलो जान से प्यारा है, मुझे भी, हम सबको, और वो पहचान है कोयटा की, तो बस हमारे साथ ही रहेगा। उमर भाई, इस साल भी आपकी उनसे बात हुई थी कोचिंग के हवाले से या मेंटोरशिप के हवाले से, और क्या अगले सीज़न में सरफराज को लेके आएंगे अपने कोचिंग पैनल में या मेंटोरशिप में? आई थिंक सरफराज इंशाल्लाह आपको अभी भी साथ ही दिखेंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। और अब मोइन भाई की गाइडेंस में हम सब चलते हैं, तो वो भी, सरफराज भी आई थिंक जितना मोइन भाई ने टीम को चलाया है, तो इनके बगैर तो टीम आती है, उसी तरह सरफराज की भी। तो आई थिंक अंडर द गाइडेंस ऑफ मोइन भाई, सरफराज आई थिंक पहले एज ए कीपर भी अंडर हिज गाइडेंस रहे, तो अब एक नए रोल में जब आएंगे तो वो भी अंडर मोइन भाई गाइडेंस, अगर इजाज़त हो। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, मुन भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। रामिज़ हुसैन फ्रॉम पाक फैशन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, दोनों से ही। हसनैन आपके साथ शुरू से ही चलते रहे और हसनैन अब दूसरी फ्रेंचाइज में गए हैं। ज़ाहिर है आसान नहीं होता किसी प्लेयर को जाना, ये हो, तो आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कोयटा पहले भी ये चीज़ सफ़र कर चुका है, रायले के जाने से बड़ा सफ़र किया था, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं हसनैन की बात? अरे देखिए, हर प्लेयर रिस्पेक्टेड प्लेयर है और हसनैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट आपको पता है जैसे कि एक रिटेनिंग रूल है, पीएसएल में 8 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंचाइज के लिए अपने प्लेयर्स को रिलीज़ करना। बट अगेन ऐसा नहीं है कि वो कोई स्किल वाइज उनकी कोई प्रॉब्लम है, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं और वो पिक भी हुए हैं दूसरी फ्रेंचाइज के लिए। बट नेचुरली आगे बढ़ने के लिए नेचुरली हर जो फ्रेंचाइज है वो कोशिश करती है अपनी कॉम्बिनेशन को बेहतर से बेहतर बनाए। यही सोच थी हमारी और म्यूचुअल कंसेंट के साथ उनको रिलीज़ किया था। और उम्मीद करता हूँ वो जिस फ्रेंचाइज में खेले, हमारी हमेशा दुआएं रहती हैं तमाम प्लेयर्स के साथ कि अल्टीमेटली वो पाकिस्तान को भी सर्व करें। बट उनकी जगह जो हम प्लेयर चूज़ किए हैं हमने, मैं समझता हूँ वो इस दफ़ा बैटर कॉम्बिनेशन के साथ हम थोड़ा सा जाना चाह रहे थे, इस वजह से रिलीज़ किया उन्हें। मोइन भाई, फ़हीम अशरफ को प्लाटिनियम में पिक करने की क्या वजह थी? इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? और ओवरऑल अभी तक ड्राफ्ट से कितने मुतमईन हैं? जो आपने पिक सोच के आई थी वो की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने म्यूचुअली एग्रीड किया था प्री ड्राफ्ट, जो भी हमारी मीटिंग हुई आपस में, उसमें एक स्ट्रैटेजी डिफाइन की गई थी। उसके मुताबिक जितनी भी हमारी अभी तक पिक्स हुई हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ जो हम सोच रहे थे उसके मुताबिक हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस वक्त काफ़ी बैलेंस टीम बनी है हमारी। फ़हीम अशरफ नो डाउट एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर, स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर, और हर टीम जो है वो ऐसे ऑलराउंडर को लेना चाहती है। बट मुझे थोड़ा सा शौक हुआ जिस वक्त उनको इस्लामाबाद ने रिलीज़ किया था कि उनको रिटेन नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ दैट रूल हर फ्रेंचाइज के लिए मुश्किल होता है तमाम प्लेयर्स को रिटेन करना। बट अगेन हमें मौका मिला, हमें चांस मिला ड्राफ्ट में। हमारी जिस वक्त बारी थी फ़हीम अशरफ मौजूद थे, तो हम सोच के आए थे उनके लिए और हमें मिले। टीम के लिए बहुत ऐसा प्लेयर है कि एक अच्छा फिनिशर है, बड़े स्ट्रोक्स भी खेलते हैं वो। बॉलर्स तो आपको पता है कि एज ए बॉलर वो किसी वक्त भी कहीं भी उनको बॉलिंग कराई जा सकती है। नए बॉल के साथ भी बेहतर है, ओल्ड बॉल के साथ भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्लोवर्स वन उनकी अच्छी हैं। तो उस कॉम्बिनेशन में जो हमने डिसाइड किया था आपस में, तो फ़हीम अशरफ जैसा अगर किसी भी टीम को पिक करने के लिए मिले तो कोई भी नहीं छोड़ता। तो इसी वजह से हम लकी थे कि हमें उस बारी में फ़हीम अशरफ की अवेलेबिलिटी मौजूद थी, इसलिए उनको लिया। नदीम भाई, जिस तरह आपने मुतअद्दिद प्लेयर्स को शेल्टर एक प्रोवाइड किया हुआ है कराची में और मुतअद्दिद खिलाड़ी आपके बैनर के नीचे खेलते हैं, तो साइम अयूब एक प्रोडक्ट पाकिस्तान को मिली है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से काफ़ी अर्से खेले, सरफराज के खेले, आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंजरी का शिकार हो चुके हैं। कितनी खुशी होती है इनको देख के? दूसरा जो है वो जैसे रॉय को ना पिक करने की क्या वजह है? दोबारा उसको रिलीज़ कर दिया गया था पहले। साइम अयूब का कादर, जैसा आपने कहा कि पिछली दफ़ा भी हम उनको एज़ यूजुअल रिटेन करना चाहते थे, लेकिन हमारा वाइल्ड कार्ड ज़ाया हो गया
नसीम शाह की वजह से वी हैड टू पिक हिम। और फिर वो चले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें सॉरी पेशावर ज़ल्मी में। लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि हमारे क्लब के जितने लड़के हैं, अब आप देखिएगा हर फ्रेंचाइज में 2 या 3 लड़के जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के हैं, और इवेंचुअली फ़ायदा पाकिस्तान को होता है। साइम शायद हमारे पास रहता और बाबा जैसे उनकी एक जोड़ी बनी थी पेशावर ज़ल्मी में, उनको वो चांसेस नहीं मिलते। अमूमन ये होता है 5-6 चांस मिलते हैं, बंदा ड्रॉप हो जाता है। बट आई एम ग्लैड कि इसको एक्सटेंडेड एक रन मिला, और अगर वो हमारे साथ होता तो शायद पाकिस्तान टीम में ना खेल रहा। ये मेरी एक फीलिंग है, बट आई थिंक उसके लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ कि वो उसने जाके वहाँ परफॉर्म किया। इसी तरह कलंदज में हमारे ओपनर हैं जमान, वो भी हमारे क्लब के हैं, और बहुत से लड़के, तो वो यहाँ खेलते थे। बट आई थिंक पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर मिले, यही हमारा गोल होना चाहिए इवेंचुअली। ऑफकोर्स हार जीत होती है, हमें बहुत बुरा लगता है जब हम हारते हैं, हम समझते थे हम इनविंसिबल्स हैं जो हमारी टीम बनेगी, लेकिन उधर ऐसी ऐसी चीज़ें आई, कभी इंजरीज आई, कभी कोई और प्रॉब्लम हुई, तो वो मुझे साइन के लिए बहुत खुशी है। दूसरा आपने जेसन रॉय का कहा, वही जो मोइन भाई ने भी बात बताई कि जब आप अपना वो बना रहे होते हैं, हमारा एक जो पिछले साल प्रॉब्लम रहा वो ये रहा कि नीचे हमारे फिनिशर बिल्कुल भी नहीं थे। ऊपर तो रन होते थे, मिडिल ऑर्डर वाज वेरी वीक। ये जो फ़हीम अशरफ का आपने सवाल किया वो भी यही था कि हम अपनी बैटिंग थोड़ी एक्सटेंड करें और उन प्लेयर्स को लाएं जो फॉर्म में। आप देखिए जेसन इस वक्त जहाँ भी खेल रहे हैं ज़रा आउट ऑफ फॉर्म है, तो ये फॉर्म ऑफ द प्लेयर्स। अब फिन एलन ली है, पूरी दुनिया में बहुत अच्छा खेल रहा है, चैपमैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और नीचे फिनिशर्स भी हमारे पास, तो इसके पीछे आइडिया यही था। नदीम भाई और उमर भाई, आप दोनों से सवाल है कि उस्मान कादिर को लास्ट टाइम आप लोगों ने अपने साथ रखा, लेकिन उसको बड़ा 1-2 मैचेस दिए थे, जिसका उन्होंने बाद में नामजाद का इजहार नहीं किया कि मुझे मैच टाइम ज़्यादा मिला। दूसरा ये बता दें, अहमद शहजाद और उमर अकमल दोनों आपकी फ्रेंचाइज से खेल चुके हैं, क्या आपकी वो प्लानिंग में कभी कंसिडरेशन में आए थे इस PSL 10 के लिए? टू बी ऑनेस्ट इस दफ़ा तो कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे हमारी, बट जब भी वो खेले हैं उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से 100% परफॉर्म करने की। उमर ने भी परफॉर्म किया, अहमद ने भी काफ़ी अर्से हमारे लिए परफॉर्म किया, बट जिस वक्त लास्ट सीज़न में उनको जब हमने रिटेन नहीं किया था, उसकी मेन वजह यही थी उनकी जो करंट फॉर्म थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बट दे आर स्टिल गुड प्लेयर्स एंड और फ्रेंचाइजीज यहाँ पे मौजूद है, मे भी उनमें से कोई उनको पिक करे। लेकिन ये है कि हम जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू जा रहे थे, तो वो हमारी जो स्क्वाड थी उसमें अनफॉर्चुनेटली फिट इन नहीं होते थे आज के टाइम पे। उस्मान कादिर ऑफकोर्स देखें, हर प्लेयर को, कोई भी प्लेयर ऐसा प्लेयर बहुत रेयर होता है कि पूरा सीज़न खेले, और वो नेशनली रिक्वायरमेंट होती है टीम की। पिचेस कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे आप ऑपोजिशन को देखते हुए आप टीम में प्लेयर्स को इन करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बगैर सोचे समझे किसी को खिला दें। तो एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है उसके पीछे। हर प्लेयर के यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, होने भी चाहिए, बिकॉज प्लेयर्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उनको दिल नहीं हारना चाहिए, उनको कम्पीट करते रहना चाहिए। और बाकी भी फ्रेंचाइजेज मौजूद हैं, उनसे भी ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब बताएंगे। तो एक जैसे भी नदीम महीने का एक फॉर्म होती है इंसान की, अभी वो चूँकि हमारे पास 3 ऑलरेडी इतने अच्छे स्पिनर्स मौजूद थे जिनको हमने रिटेन किया, तो वी थॉट कि दे आर द बेटर चॉइसेस फॉर अस। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं जो आप जिक्र कर रहे हैं। आपको याद है हमारा जो कप्तान अनाउंस हुआ है सऊद, वो 33-0 भी उसने एक लिखा था, बड़ा मशहूर जुमला हुआ, तो वो बैठना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उसको भी हम नहीं खिला सके, तो वो एक टेस्टेड मटेरियल भी नहीं था T20 क्रिकेट में। तो हमने एक चांस लिया, क्योंकि हमारे साथ मुझे पता था बहुत अच्छा यानी उसमें एक करंट है, तो कुछ प्लेयर्स के साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो जाता है कि वो उनको चांस नहीं मिलता। ये इतना अजीब सा फॉर्मेट है कि जो टीम जीत रही होती है फिर वो उन्हीं के साथ स्टिक करती है। तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है वो प्लेयर्स जो बाकी फॉर्म में होते हैं और जो डिज़र्व करते हैं खेलना, उनको चांस मिलता नहीं। नदीम भाई,
पॉइंट भाई, कोयटा ग्लैडिएटर के बारे में परसेप्शन है कि इवेंट का आगाज़ होता है तो बहुत अच्छी फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे जैसे इवेंट आगे चलता है तो वो टूर्नामेंट लूज़ करती जाती है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या काम किया, और इस दफ़ा एक नई माइंडसेट के साथ, नई अप्रोच के साथ जा रहे हैं, तो क्या प्लानिंग है? हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक ज़माना वो भी था जब 5 साल लोग compete करते थे कोयटा से फाइनल कौन खेलेगा, वो भी आपको याद होगा। बट देन वी वर इन दुबई, हमारे पास प्लेयर्स उस टाइप की पिचेस के थे। अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्म हम कैरी नहीं कर सके। थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री आपको बता दूं बहुत मुख्तसर सी, कि एक दफ़ा तो ये हुआ कि हमारे 2 मेन प्लेयर्स इंजरी का शिकार हो गए, जो फाफ डुप्लेसी और दूसरे वो थे एंड्रे रसल। कंकशन होना 2 को एक साथ बड़ा एक वो झटका होता है। और पिछले 2 साल से हसा रंगा जो हर दफ़ा वादा करते थे, जो हमारे प्लेटिनम पिक के नंबर 1 ऑलराउंडर थे, वो हमें ज्वाइन ही नहीं कर सके। तो ये नहीं कि एक्सक्यूज़ नहीं है, बट ये कि हाँ हमारी ओवरऑल जो कोयटा की एक थी खासा था वो नीचे चला गया। बट होपफुली इस दफ़ा आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। एक टेक्निकल रीज़न और है, बहुत से दफ़ा ऐसा भी हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो प्लेयर्स थे, जो भी हमारे ओवरसीज प्लेयर्स थे, वो फुल फ्लैश पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबिलिटी उनकी जो थी वो नहीं थी। उसकी वजह से भी कॉम्बिनेशन ख़राब होता है। तो इस दफ़ा जो हमने पिक्स किए अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो पूरी PSL के लिए जो विंडो अवेलेबल की गई है उसमें मौजूद है।